नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज जो हम अपने हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण की शुरुआत है वो हम टॉपिक ले रहे हैं शब्द। सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? शब्द ले रहे हैं। देखो मित्रों, शब्द हिंदी व्याकरण जो है वो वैसे तो प्रारंभ होती है वर्णमाला से। हिंदी व्याकरण कहाँ से प्रारंभ होती है? वर्णमाला से। जैसे ही एक छोटा बालक सबसे पहली बार जब विद्यालय में जाता है तो उस बालक को सबसे पहले वर्णमाला सिखाई जाती है। उस बालक को ए आ ई क ख घड़े ये बोलने लिखने ये सब सिखाए जाते हैं। तो जो ए आ ई हो या क ख घड़े ये सभी किस में शामिल होते हैं? वर्णमाला में शामिल होते हैं। एक बालक जैसे ही उस बालक को जैसे वर्णमाला की जानकारी हो गई, उस बालक ने वर्णमाला को लिखना भी सीख लिया, उस बालक ने वर्णमाला को बोलना भी सीख लिया। उसके बाद में अगला कदम जो होता है वो अध्यापक का होता है शब्द। अगला जो यानी कदम अध्यापक का होता है वो क्या होता है? शब्द। यानी इन वर्णों को जोड़कर, इन वर्णों को एक जगह व्यवस्थित करके हम बालक को क्या सिखाते हैं? शब्द सिखाते हैं। जैसे देखो, एक बालक को सबसे पहले हमने क सिखाया, एक बालक उसको हमने मैं सिखाया, उसको हमने ल का भी ज्ञान दिया। अब बालक इनको बोल भी रहा है, क का उच्चारण भी आसानी से कर रहा है, मैं का उच्चारण भी कर रहा है, ल का उच्चारण भी कर रहा है। जैसे आप बालक के सामने क बोलते हैं, बालक उसको लिख भी देता है। तो आगे हम क्या करेंगे? उस बालक के सामने क प्लस मैं प्लस ल यानी क धन मैं धन ल और बराबर हम क्या लिखेंगे? कमल। अब वह बालक धीरे धीरे क प्लस मैं प्लस ल बराबर कमल बोलना क्या होगा? सीख जाएगा। क्या करना सीख जाएगा? कमल बोलना सीख जाएगा। तो ये कमल ही क्या है? यही शब्द है। यही क्या है? शब्द है। बालक को हम सिखाते हैं जैसे बा प्लस द प्लस ल और आगे हम लिख देते हैं बादल। अब बालक भी बोलने लग जाता है, बा प्लस द प्लस ल बराबर बादल। इसका मतलब बालक धीरे धीरे किन को सीख रहा है? शब्दों को सीख रहा है कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं। तो ये देखो, बादल भी एक शब्द है, कमल भी एक शब्द है। देखो, जो बादल और कमल शब्द है इसमें क भी क्या है? वर्ण। मैं भी क्या है? वर्ण। ल भी क्या है? वर्ण है। और यहाँ बा भी क्या है? वर्ण। द भी क्या है? वर्ण है। ल भी क्या है? वर्ण है। इसका मतलब 1 2 3। इसका मतलब शब्द का जो निर्माण होता है, या हम ये कहें कि शब्द कैसे बनता है, वो वर्णों के मेल से बनता है। वर्णों का जब आपस में मेल होगा, वर्ण प्लस वर्ण होगा, तो उससे ही किसका निर्माण होगा? शब्द का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान रखें, वर्णों का जो मेल है वो वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए, निर्थक नहीं होना चाहिए। यानी जो वर्णों का मेल हो रहा है, मेल के बाद में जो शब्द बन रहा है वो हिंदी शब्दकोश के अनुसार सार्थक होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो यहां शब्द की परिभाषा क्या निकल कर आई? मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं बोला, आपके सामने है शब्द की परिभाषा। वर्ण प्लस वर्ण यानी वर्णों का मेल। कितने वर्णों का मेल? 2 या 2 से अधिक। एक वर्ण नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी मेल जो है वो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो बालक को हम सिखाने लग जाते हैं ही धन माँ धन ल धन य। बालक बोलेगा हिमालय। बालक क्या बोलेगा? हिमालय। तो देखो, ये भी क्या है? वर्ण है।
ये भी क्या है, वर्ण है, ल भी क्या है, वर्ण है, और ये भी क्या है, वर्ण है। तो यहां देखो परिभाषा में हमने क्या बोला, दो वर्णों, दो या दो से अधिक, एक तो दो तो ये हो गए, अब इससे अधिक चाहे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अकेला नहीं होगा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। यानी जो वर्णों का मेल हो रहा है, ये जो वर्णों का मेल हो रहा है, ये मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं मित्रों हम शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। और शब्द के जो प्रकार हैं, देखो परिभाषा शब्द की क्या हुई, सबसे पहले हमने क्या देखा, परिभाषा, और परिभाषा में हमने क्या देखा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये हमने क्या देखी, परिभाषा देखी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल कैसे, जैसे आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जय प्लस ल प्लस जय बराबर क्या बनेगा, जलज, क्या बनेगा, जलज। तो ये क्या है, ये वर्णों का मेल ही है, ये क्या है, वर्णों का मेल, वर्णों का मेल है। और वर्णों का जो मेल है कैसा मेल है, सार्थक मेल है, और सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये तो हो गई शब्द की परिभाषा। अब देखते हैं शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, देखो प्रकार की बात करें, शब्द के प्रकार, और प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार हम लेंगे वो प्रकार लेंगे हम, देखो व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। देखो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है रूढ़ शब्द, दूसरा जो है वो है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, तीसरा जो है वो है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। यानी कहने का मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। देखो व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है, एक शब्द तो होता है व्युत्पत्ति, एक होता है उत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है शब्द की बनावट, शब्द की रचना, और उत्पत्ति का अर्थ होता है शब्द का जन्म। तो यहां हम ये भी बोल सकते हैं रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, ये भी बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि व्युत्पत्ति के आधार पर ही शब्द के प्रकार बोले, हम बोल सकते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति का जो अर्थ है वो होता है रचना, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट। तो व्युत्पत्ति के स्थान पे हम रचना के आधार पर भी बोल सकते हैं, हम बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं। तीनों में से चाहे कोई भी नाम ले लें, बात एक ही है। प्रकार कितने होंगे, 3 प्रकार होंगे। 3 कौन कौन से होते हैं, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। शायद तीनों नाम आपके याद हो चुके होंगे। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। कितने प्रकार, 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़।
अब हम देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शब्द के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं हम? शब्द के प्रकार। और किस आधार पे? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने प्रकार किए हमने? 3। सबसे पहला हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। सबसे पहला हम कौन सा पढ़ते हैं? रूढ़ शब्द। एक बार हम तीनों को पढ़ेंगे कि रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। लेकिन उसके बाद में तीनों शब्दों को जो प्रकार हैं, तीनों प्रकारों को पढ़ने के बाद में आपको अंत में एक सीधा सा तरीका बताया जाएगा। एग्जाम में चाहे इन तीनों में से कैसा भी प्रश्न पूछ ले, आप उस शब्द को देखते ही ये बता देंगे कि ये यौगिक शब्द है, ये रूढ़ शब्द है, ये योग रूढ़ शब्द है। यानी शब्द को देखते ही अंत में आपको ये बात बताई जाएगी। एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। उसके बाद में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी कि एग्जाम में प्रश्न आए, आपसे पूछे निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शनों में आपको ये करना है, ये मिल जाए तो रूढ़ होगा, ये मिल जाए यौगिक होगा, ये मिल जाए यौगिक होगा। बस इतना याद रखना है। तो देखो रूढ़ शब्द, देखो इसका जो शब्द है, इस रूढ़ यानी इससे ही हमें पता चल रहा है कि यहां जो शब्द है उस शब्द के सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। वो शब्द क्या होगा? रूढ़ होगा। क्या होगा? रूढ़ होगा। यानी उसके अगर हम टुकड़े करना भी चाहें तो उस शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते। आप उसको, जैसे हम कोई भी शब्द दे दिया, जैसे हमारे सामने विद्यालय शब्द है तो उसके तो हम टुकड़े कर सकते हैं, विद्याधन आलय, यानी संधि कर सकते हैं, उसमें टुकड़े हो रहे हैं उसके। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि समास नहीं होता है, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर आप कर भी रहे हैं तो वो यानी इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं। तो क्या बात निष्कर्ष ने? ऐसे जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे देखो मैंने आपके सामने लिखा घास, करो रे इसके टुकड़े। क्या टुकड़े करोगे? गुरुजी मैं तो लोग कर दिया घा धन से। अरे मन यो बताओ ई घा को के अर्थ है, अरे यो बताओ ई से को के अर्थ यो, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहे ना टुकड़ा करना के बाद में। गुरुजी लो कमल शब्द है, हाँ जी कमल शब्द है। गुरुजी लो टुकड़ा कर दिया कै धन मल। अरे ऐसे टुकड़े थोड़ी हो रहे हैं, ये टुकड़े थोड़ी हैं, कोई सार्थक टुकड़ा थोड़ी है। आप इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे घोड़ा, क्या सार्थक टुकड़े करोगे भाई आप इसके? जैसे आपके सामने है गाय, बोलो क्या सार्थक टुकड़े करोगे इसके? क्या आप गाय के साथ जो गाय शब्द दे रखा है इसके टुकड़े कर सकते हैं? इस शब्द के नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने है घोड़ा, क्या टुकड़ा? घोड़ा आ गया। इसके अलावा और ले ले, जैसे बैल, क्या टुकड़े करोगे भाई इसके? क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। और ध्यान दें, रूढ़ जो शब्द होते हैं, ध्यान से सुने, रूढ़ जो शब्द होते हैं इसमें संधि, रूढ़ शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का अभाव होता है,
यानी रूढ़ शब्दों में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का क्या होता है, अभाव होता है। यानी रूढ़ शब्दों में न तो संधि हो सकती है, न समास हो सकता है, न उपसर्ग को अलग किया जा सकता है, न उसमें से किसी प्रत्यय को अलग किया जा सकता है। ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो कि किसी एक विशेष अर्थ के लिए क्या हो चुके हैं, रूढ़ हो चुके हैं। जैसे भाई हमारे सामने है हिमालय, जैसे हमारे सामने है हिमालय, तो भाई इसके हम टुकड़े कर रहे हैं हीम धन आलय, संधि हो रही है इसमें, इसका मतलब संधि हो रही है, तो ये रूढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है रूढ़ शब्दों में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का अभाव होता है। रूढ़ शब्दों में न तो संधि होगी, न समास, न उपसर्ग होगा, न प्रत्यय होगा। हिमालय जो शब्द है इसमें तो संधि हो रही है, इसका मतलब ये रूढ़ नहीं है। और जैसे अभी हमने देखा था घास, अब आपने तो गुरुजी कर दिया घा धन से, लेकिन ये संधि है क्या इसमें? क्या ये दोनों पद सार्थक है? ये जो घास शब्द केवल घास के लिए ही रूढ़ है, ये जो घास शब्द है ये केवल घास के लिए ही रूढ़ है। लेकिन हिमालय जो शब्द है इसमें हीम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, यानी बर्फ का घर। बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। लेकिन यहां घास, तो घास ये इसी के लिए रूढ़ हो गया। तो यानी रूढ़ शब्द केवल अपने ही लिए रूढ़ होता है, उससे अन्य कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो ये तो होते हैं रूढ़ शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और इन शब्दों में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का क्या होता है, अभाव होता है। इसके बाद में देखो दूसरा, पहला भेद पढ़ लिया हमने रूढ़ शब्द, दूसरा हम पढ़ रहे हैं यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। देखो दूसरा है यौगिक शब्द। देखो नाम से ही पता चल रहा है यौगिक, नाम से ही हमें पता चल रहा है यौगिक, यानी योग हुआ है। यहां नाम से ही पता चल रहा है योग हुआ है। किसका योग हुआ है? दो शब्दों का योग हुआ है। भाई नाम से ही पता चल रहा है यौगिक, योग हुआ किसका? दो शब्दों का योग हुआ। यानी पहली बात, रूढ़ शब्द में हमने क्या पढ़ा? ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहां पढ़ रहे हैं यौगिक, योग हो रहा है। किसका योग हो रहा है? दो शब्दों का योग हो रहा है। दो शब्द आपस में आकर मिल रहे हैं, इसका मतलब इन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। अब अर्थार्थ हम क्या बोल सकते हैं? अर्थार्थ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को यौगिक शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे आपके सामने उदाहरण है, सीधा सा उदाहरण लेते हैं हम, विद्यालय। सीधा सा उदाहरण है विद्यालय। आप इस शब्द के टुकड़े कर सकते हैं, विद्याधन आलय। कर सकते हैं ना आप इसके टुकड़े, विद्याधन आलय। अब यहां देखो हमने क्या लिखा? ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। तो बोलो विद्यालय था, विद्याधन आलय, सार्थक टुकड़े हुए या नहीं हुए? सार्थक टुकड़े हो गए, इसका मतलब पहली बात बिल्कुल सही। जैसे आपके सामने शब्द लिखा हुआ है सज्जन, तो आप इस शब्द के टुकड़े कर सकते हैं सतधन जन। सज्जन किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ लोग होते हैं। जो क्या होते हैं? श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सज्जन कहते हैं। तो सज्जन जो शब्द है वो सत धन जन, दो यानी इसके टुकड़े आपने कर दिए। ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। शब्द हमारे सामने सज्जन था। सज्जन एक यौगिक शब्द है।
क्यों है? क्योंकि इसके हमने सार्थक टुकड़े कर दिए। विद्यालय जो है वो एक यौगिक शब्द है। क्यों है? क्योंकि हमने इसके सार्थक टुकड़े कर दिए। विद्याधन आलय। फिर देखो हमने क्या लिखा, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अरे भाई, आपके सामने एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया। अब ये दोनों शब्द आपस में मिल रहे हैं, तो दोनों शब्दों के मेल से क्या बना? विद्यालय। आपके सामने एक शब्द सत्य हो गया, एक शब्द जन हो गया। इन दोनों शब्दों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। यानी कहने का मतलब वर्णों का मेल होता है। यहाँ आपकी बात सही है कि शब्दों का मेल नहीं हो रहा है, कि यहाँ वर्णों का मेल होता है। लेकिन उन वर्णों के मेल से तो ये दो शब्द एक जगह क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। तो सत्य धन जन से क्या बन गया? सज्जन बन गया। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे और उदाहरण देखें आप, आपके सामने उदाहरण है सुपुत्र। मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा सुपुत्र। जैसे और उदाहरण लेना चाहें तो और उदाहरण ले सकते हैं आप, सोत्साह। सोत्साह। अब यहां देखिए, सुपुत्र, सुधन पुत्र, सुधन पुत्र। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, और पुत्र का अर्थ बेटा। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा क्या कहलाता है? सुपुत्र कहलाता है। सोत्साह, सोत्साह। सधन उत्साह, सधन उत्साह। स का अर्थ क्या होता है? साथ साथ, और उत्साह का मतलब खुशी, उमंग। खुशी उमंग के साथ साथ उसको क्या कहते हैं? सोत्साह कहते हैं। अभी आप रूढ़ शब्द पढ़ रहे थे, गाय था, उसमें आपने गा धन ये किया था। क्या इसका अर्थ था कोई? क्या इसका कोई अर्थ था? गाय शब्द तो गाय के लिए रूढ़ है। लेकिन यहाँ जो हम टुकड़े कर रहे हैं, उन दोनों टुकड़ों के भी क्या निकल रहे हैं? अर्थ निकल रहे हैं। कहने का मतलब सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र, ये भी अर्थ ले सकते हैं हम इसका। तो ये क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। आगे जो है यौगिक शब्दों में देखो, यौगिक शब्द रूढ़ शब्दों में हमने लिखा कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का अभाव होता है। लेकिन यौगिक जो शब्द होते हैं इनमें संधि समास उपसर्ग तथा प्रत्यय होता है। यानी समस्त संधि के उदाहरण यौगिक में आएंगे, समास के उदाहरण यौगिक में आएंगे। यहां बहुब्रीहि को छोड़ देना। उपसर्ग के उदाहरण भी यौगिक में आएंगे और प्रत्यय के उदाहरण भी किस में आएंगे? यौगिक में आएंगे। क्योंकि उपसर्ग वाले उदाहरण होते हैं, उनके भी टुकड़े किए जा सकते हैं, प्रत्यय वालों के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, समास वालों के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, और संधि वालों के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। तो रूढ़ शब्दों में तो संधि समास उपसर्ग तथा प्रत्यय का अभाव पाया जाता है, जबकि यौगिक शब्दों में संधि समास उपसर्ग तथा प्रत्यय के उदाहरणों को शामिल किया जाता है। जितने भी संधि के उदाहरण हैं, जितने भी समास के उदाहरण हैं, और जितने भी उपसर्ग के उदाहरण हैं, जितने भी प्रत्यय के उदाहरण हैं, सभी किस में शामिल होंगे? सभी यौगिक शब्द में शामिल होंगे। अब इसके बाद में तीसरा जो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर प्रकार आता है, उसका नाम है योगरूढ़ शब्द। क्या नाम है? योगरूढ़ शब्द। तीसरा जो आता है वो है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, अब इसको भी समझ लें। देखो, ये जो योगरूढ़ शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना, योग धन रूढ़। यहां योग का अर्थ लिया गया है यौगिक, और रूढ़ का अर्थ रूढ़ी लिया गया है। यानी कहने का मतलब इन शब्दों का जो निर्माण है, वो निर्माण तो किसके समान होता है? यौगिक शब्दों के समान होता है। यानी योगरूढ़ शब्द उन्हें कहेंगे जिन शब्दों का निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान हो, लेकिन उनसे जो अर्थ निकले वो अर्थ क्या होना चाहिए? वो अर्थ एक रूढ़ होना चाहिए। ध्यान से समझे।
मैंने कहा योग रूढ़ शब्द हम पढ़ रहे हैं तीसरा। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, योग धन रूढ़ से। योग का अर्थ यौगिक होता है, यानी कहने का मतलब इन शब्दों का निर्माण यौगिक शब्दों के समान होता है, लेकिन जो अर्थ निकलता है वो किसके समान निकलता है? रूढ़ शब्दों के समान निकलता है। उन्हें ही हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जिनका निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान, लेकिन उनका जो अर्थ निकले वो किसके समान निकले? रूढ़ शब्दों के समान निकले, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा इसको समझें, मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा, त्रिलोचन। मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा, त्रिलोचन। तीन लोचन है जिसके, अर्थात तीसरा अर्थ हमने क्या लिया? शिव। ठीक है। और उदाहरण देखें, जैसे मैंने आपके सामने लिखा महावीर, मैंने आपके सामने लिखा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, देखो महावीर, महाधन यानी महान धन वीर, महान है जो वीर, यानी महान है जो वीर, महान धन वीर से क्या बना? महावीर। तो आप मेरे को ये बताओ कि महावीर जो शब्द है, क्या इसका निर्माण यौगिक शब्द के समान नहीं हो रहा? अभी हमने यौगिक शब्द पढ़ा है, उसमें भी शब्द के सार्थक टुकड़े हो रहे थे, और योग रूढ़ में भी शब्द के क्या हो रहे हैं? सार्थक टुकड़े हो रहे हैं। तो निर्माण तो किसके समान हो रहा है? यौगिक शब्दों के समान हो रहा है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम, ये लो जी, निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान ही हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान ही हो रहा है, लेकिन अब देखिए महावीर यानी महान है जो वीर, किसको कहा जाता है? महावीर। महावीर कहा जाता है बजरंग बली को या हनुमान को। क्या अब मेरे को ये बताओ रे, बजरंग बली और हनुमान जो है, क्या आप इस शब्द के टुकड़े कर सकते हैं? क्योंकि हनुमान तो हनुमान के लिए ही रूढ़ है, बजरंग बली तो बजरंग बली के लिए ही रूढ़ है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इस कारण से महावीर जो शब्द है वो कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। आपके सामने है पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम, संधि हुई, संधि हुई, संधि वाले उदाहरण किस में आते हैं? यौगिक में। तो इसका निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान हो रहा है, लेकिन पुरुषों में है जो उत्तम, और पुरुषों में उत्तम किसको माना गया? राम को माना गया। क्या राम के आप टुकड़े कर सकते हैं? क्या राम के टुकड़े नहीं किए जा सकते? राम एक रूढ़ शब्द है, इस कारण से पुरुषोत्तम क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। हमने यहां क्या पढ़ा था? योग रूढ़ शब्द योग धन रूढ़ से मिलकर बना है, जहां योग का अर्थ यौगिक होता है, रूढ़ का अर्थ रूढ़ी लिया गया, यानी कहने का मतलब यौगिक, यानी इन शब्दों का निर्माण यौगिक शब्दों के समान होगा और अर्थ रूढ़ शब्दों के समान निकलेगा। देख लीजिए, पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, निर्माण किसके समान हो रहा है? यौगिक शब्दों के समान हो रहा है, लेकिन जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ क्या निकल रहा है? एक रूढ़ शब्द निकल रहा है। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या निकला? राम निकला। राम के टुकड़े नहीं कर सकते, राम केवल राम के लिए ही रूढ़ हो गया। इसका मतलब ये जो पुरुषोत्तम शब्द है, पुरुषोत्तम शब्द क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। अर्थ क्या निकल कर आया? निष्कर्ष क्या निकल कर आया? निष्कर्ष निकल कर आया कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण, बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं वो योग रूढ़ समास, वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई भी उदाहरण आ जाए आप तो योग रूढ़ शब्द में कर देना। ये तो हमने देखा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों के बारे में। अब इनको शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक जो होती है उसमें और समझ लें, ताकि आप प्रश्न को देखते ही क्या करें? हल करें। आप अपने प्रश्न को बिना कोई समय गंवाए आप उस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। देखो, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द होता है, एक होता है यौगिक शब्द होता है, एक यौगिक शब्द है, और एक जो आता है वो योग रूढ़ आता है। एक क्या आता है?
योग रूढ़ शब्द आता है। अब ध्यान रखना हमेशा, जब भी चाहे एग्जाम में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है, निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है, चाहे कैसा भी प्रश्न आए, आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शनों में यदि आपको ये लगे, जिस शब्द में आपको लगे कि संधि है, जिस शब्द में आपको लगे कि समास है, जिस शब्द में आपको लगे कि इसमें उपसर्ग है, और जिस शब्द में आपको ये लगे कि इसमें प्रत्यय है, उन सभी को किस में शामिल कर देना, यौगिक शब्द में शामिल कर देना। चाहे कैसा भी उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ हो, आपको ये लग रहा है कि इस शब्द में हाँ ये संधि है, चाहे स्वर संधि है, चाहे व्यंजन संधि है, चाहे विसर्ग संधि है, समस्त संधि के उदाहरण हमेशा यौगिक में आएंगे, किसी दूसरे में शामिल ही नहीं होंगे। पूरा झंझट ही खत्म, पूरा झंझट ही खत्म 1 ही मिनट में। यानी सारा का सारा संधि का उदाहरण की मांगूंगा, यौगिक में आऊंगा, न तो रूढ़ में जाएगा न योग रूढ़ में जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर देखो समास, समास में केवल बहुब्री न छोड़ दीजिए, बहुब्री समास, यानी बहुब्री समास के अलावा 5 जो समास होते हैं, बहुब्री के अलावा जो समास होते हैं, जैसे अव्ययभाव, तत्पुरुष, क्रमधार्य, द्वंद्व, द्विगु, ये जो 5 समास हैं, बहुब्री को छोड़कर, बहुब्री को छोड़कर चाहे किसी भी समास का उदाहरण आ जाए, आपको आपका आंसर यौगिक शब्द करना है, दूसरा नहीं करना है। बहुब्री के जो उदाहरण है वो किस में आते हैं, वो योग रूढ़ में आते हैं। बहुब्री समास के उदाहरण, यानी बहुब्री समास के जो उदाहरण है वो योग रूढ़ में आते हैं। बाकी जो 5 समास हैं उनके उदाहरण किस में आएंगे, यौगिक में आएंगे। चाहे कैसा भी उदाहरण आ जाए, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है, आपको पता है कि हाँ ये जो शब्द है इसमें यार बहुब्री समास पढ़ा है मैंने, तो अरे बहुब्री समास पढ़ा है तो टुकड़े उकड़े करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप देखें कि मैं देखूं कि इसका निर्माण कैसे यौगिक शब्द के समान हो रहा है, कैसे अर्थ रूढ़ शब्द के समान निकल रहा है। अरे आपको ये लग रहा है कि ये बहुब्री समास का उदाहरण है, आंख मीच कर आपका उत्तर क्या करना है, योग रूढ़ शब्द करना है। तो वो शब्द क्या कहलाएगा, योग रूढ़ कहलाएगा। यानी बहुब्री समास का कैसा भी उदाहरण आ जाए, आपको योग रूढ़ करना है। उपसर्ग का उदाहरण, चाहे कितने भी जितने भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग, चाहे कैसा भी उपसर्ग का उदाहरण आ जाए, यौगिक शब्द होगा, न तो रूढ़ होगा न योग रूढ़ होगा। और यही बात प्रत्यय के ऊपर लागू होगी। प्रत्यय में भी चाहे कैसा भी उदाहरण आ जाए, चाहे वो संस्कृत वाला प्रत्यय हो, चाहे हिंदी वाला प्रत्यय हो, चाहे विदेशी भाषा का प्रत्यय हो, कैसा भी प्रत्यय का उदाहरण आ जाए, यौगिक शब्द होगा, कभी भी योग रूढ़ और रूढ़ शब्द नहीं होगा। इन सब के अलावा जो शेष बच गए, जो शेष रह गए उन सबको किस में शामिल कर देंगे, रूढ़ में शामिल कर देंगे। भाई सीधी सी संधि के सभी उदाहरण, तीनों संधियों के उदाहरण यौगिक। समास बहुब्री को छोड़कर यौगिक शब्द, सारे उपसर्ग के उदाहरण यौगिक शब्द, सारे प्रत्यय के उदाहरण यौगिक शब्द। समास में बहुब्री छोड़ा, उसको हमने योग रूढ़ में शामिल कर दिया, क्या बच गया शेष, जो बच गया वो रूढ़ शब्द होगा। ये था हमारा शब्द का पहला प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर इसको हमने जाना। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यानी आपके जो कमेंट हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हाँ मैं जो यहाँ मेहनत कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है, मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लग रही है, ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। धन्यवाद मित्रों।